हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए वेयरवुल्फ की कुछ सच्ची और बेहद ही खौफनाक कहानियां। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मैं वेयरवुल्फ की स्टोरी लाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, लेकिन आपको ये सारी कहानियां बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो यार, इतनी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक कर देना और साथ ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए अब ज्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानियों की ओर। शहर में आजकल वारदातें बढ़ गई थी। रोज एक लाश जंगल के किनारे बने मैदान में मिलती थी, जिसका कभी सिर गायब होता तो कभी हाथ पैर। लोग सोचते थे कि शायद कोई जंगली जानवर ऐसा करता होगा, लेकिन अब ये रोज का काम हो गया था। इंस्पेक्टर निखिल को यह केस सौंपा गया। एक दिन सुबह सुबह निखिल के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, आज फिर से एक लाश उसी जगह पाई गई है जिसका सिर गायब है, और देखने से पता चल रहा है कि ये एक लड़की है। सर, इसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया है कि इसकी लाश तो मुझसे देखी भी नहीं जा रही। फोन पर उसका कांस्टेबल पवन था। निखिल ये खबर सुनकर झटके से उठ गया और बोला, ठीक है, तुम लोग वहीं रुको, मैं 10 मिनट में वहां पहुंचता हूं। निखिल ने फोन रखा और अगले 10 मिनट में वारदात वाली जगह पर था। सर, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसको किसी जंगली जानवर ने मारा है। लेकिन सर, इतना भयानक जंगली जानवर इस जंगल में आया कहां से? पवन ने कहा, और फिर वह निखिल को देखने लगा, जो उस समय जानवर के पैरों के निशान को देख रहा था, जो जंगल की तरफ न जाकर शहर की तरफ गए हुए थे। अगर ये काम किसी जानवर का होता तो वो जंगल की तरफ जाता, लेकिन ये निशान तो शहर की तरफ गए हैं। इसका मतलब ये किसी आदमखोर का काम है। सारे शहरवासियों की जान अब मुसीबत में है। निखिल ने पैरों के निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ सर, इन निशानों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी मानव भेड़िए के पैर के निशान हो। पवन ने पैरों के निशान की नाप लेते हुए कहा, मानव भेड़िया? व्हाट रबिश! ये मानव भेड़िया जैसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ इंसान द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत बातें हैं और कुछ नहीं। निखिल की बात सुनकर पवन ने अब ना बोलना ही बेहतर समझा और चुपचाप अपना काम करने लगा। वो दोनों अपना काम करके पुलिस स्टेशन लौट आए। उनके ऊपर इस वक्त केस का बहुत ही ज्यादा दबाव था। शाम को काम करते हुए निखिल के पास एक कॉल आई, जिसे सुनकर निखिल पहले तो बहुत खुश हुआ और फिर अचानक ही उदास हो गया। उसने फोन उठाकर बात की। हेलो, हाँ बोलो किरण। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं रिम्मी बोल रही हूँ पापा। मम्मा आपसे बहुत नाराज हैं। आप हमें अपने शहर नहीं ले जाते ना? रिम्मी की आवाज सुनकर निखिल की आंख भर आई और उसने भरी आंखों के साथ कहा, हेलो बेटा, कैसी हो आप? और मम्मा कहाँ है आपकी? जरा फोन देना उन्हें, मुझे उनसे बात करनी है। रिमी किरण को फोन देने लगी, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया और बोली, अपने पापा से कह दो, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है और हम लोग बस 2 दिन में वहां आ रहे हैं। किरण की बात सुनकर निखिल चौंक गया और फिर बोला, क्या कहा तुमने? तुम लोग यहाँ आ रहे हो? अरे किरण, प्लीज यहाँ मत आओ ना, मैं आ जाऊंगा वहां पर। इसके आगे वह कुछ बोलता, उससे पहले ही फोन कट चुका था। फोन रखकर निखिल अपना सिर पकड़कर बैठ गया। शहर में रोज नई नई वारदातें हो रही थी और अब अगर इसकी फैमिली को कुछ हुआ तो बहुत ही ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। यही सोचकर उसका सिर फटा जा रहा था। दूसरी तरफ रिम्मी खुश थी। याहू, हम पापा के पास जाएंगे, कितना मजा आएगा ना मम्मा? किरण ने थोड़ी उदासी भरे स्वर में कहा, हाँ बेटा, मजा तो बहुत आएगा। तुम अपनी पैकिंग कर लो, हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। ओके मम्मा, रिम्मी ने कहा और वह अपने खिलौने पैक करने लगी। किरण अपने मन में ही बोली, ये सब खत्म करने का समय आ गया है निखिल, अब बहुत हुआ। मुझे मालूम है तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं वहां आऊं, लेकिन मुझे वहां आना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेरे ये खेल कभी खत्म ही नहीं होगा, किरण ने कहा और फिर वह अपना सामान पैक करने लगी। अगले दिन सुबह फिर से एक लड़की की लाश मिली और वो भी उसी मैदान में, जिसके दोनों पैर गायब थे। निखिल और पवन फिर से ड्यूटी में थे और पवन दोबारा से निखिल को मानव भेड़िया की कहानी सुना रहा था।
निखिल को न जाने क्यों मानव भेड़िया जैसा भी कुछ होता है इन कहानियों में विश्वास नहीं था, या फिर वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। अच्छा सर, आपको क्या लगता है ये कौन कर रहा है? पवन ने सवाल किया। मुझे तो ये काम किसी इंसान का ही लगता है जो साइको किलर है, निखिल ने पवन की बात का जवाब दिया। लेकिन सर, अगर कोई इंसान होता तो वह शरीर के अंगों को क्यों गायब करता? पवन ने दूसरा सवाल किया। हो सकता है ये उसके मर्डर करने का तरीका हो। अब चलो, ज्यादा बातें ना करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, निखिल ने कहा और खुद जाकर गाड़ी में बैठ गया। निखिल को अपने परिवार की चिंता खाए जा रही थी और वह नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली यहाँ आए। शाम को घर आने के बाद उसने किरण को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। फोन रखने के बाद उसने खाना खाया और जल्दी ही सो गया। उस रात उसके घर से जोर जोर से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आती रही, जो शायद भूख की वजह से चिल्ला रहा था। सुबह जब निखिल की नींद खुली तो उसे रिम्मी की आवाज सुनाई दी, जो पापा पापा चिल्लाते हुए गेट खोलने को कह रही थी। निखिल ने उठकर गेट खोला तो सामने रिम्मी और किरण खड़े थे। वो दोनों का सामान अंदर ले आया और वो दोनों भी अंदर आ गई। रिम्मी सीधे निखिल की गोद में बैठ गई। वही किरण अभी भी निखिल को घूर रही थी। निखिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे क्या हुआ, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? ये सब खत्म कब होगा निखिल? किरण ने बिना पलक झपकाए कहा। क्या किरण, तुम किसकी बात कर रही हो? निखिल ने अनजान बनते हुए कहा और फिर रिम्मी के साथ खेलने लगा। किरण कुछ बोलने ही वाली थी कि रिम्मी ने उसे कहा, क्या मम्मा पापा, आप लोग आते ही शुरू हो गए। हे भगवान, मैं क्या करूं इन दोनों लोगों का। वह अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर बैठ गई। उसकी ये हरकत देखकर दोनों मुस्कुरा पड़े और फिर किरण अंदर कमरे में चली गई। किरण ने अपना कमरा साफ किया और वो सामान रख ही रही थी कि उसे एक गुर्राहट सुनाई दी। वह तुरंत दौड़ के रिम्मी के पास आई और उसके कानों में उसके हेडफोन लगा दिए। रिम्मी ये देखकर कुछ पल के लिए शांत रही और फिर बोली, क्या हुआ मम्मा, आपने ये हेडफोन क्यों लगाए? कुछ नहीं बेटा, एक बहुत अच्छा सॉन्ग आ रहा था इसलिए मैंने सोचा कि आपको सुना दूं, किरण ने जवाब दिया। लेकिन मम्मा ये तो बंद है, रिम्मी ने कहा। अच्छा तो बंद हो गया होगा, किरण ने कहा और तभी गुर्राहट आनी भी बंद हो चुकी थी। बेटा तुम जरा बाहर जाकर खेलो, मुझे पापा से कुछ बातें करनी है, किरण ने रिम्मी से कहा। मम्मा अभी तो आए हैं हम लोग, अब बाद में बात कर लेना पापा से, रिम्मी ने अपने टेडी के साथ खेलते हुए कहा। रिम्मी प्लीज, किरण बोली। ओके मम्मा, रिम्मी ने कहा और वह अपना टेडी लेकर बाहर चली गई। कब तक निखिल, कब तक चलेगा ये, और कब तक तुम मासूमों की जान लेते रहोगे? किरण लगभग चिल्ला पड़ी। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने किसी की जान नहीं ली, और मैं क्यों किसी की जान लूंगा भला? मैं तो कानून का रक्षक हूं, निखिल ने थोड़ा दुखी होते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हारे उस भाई की बात कर रही हूं जो इंसान के रूप में भेड़िया है और जिसे तुमने इस घर में बंद करके रखा है, किरण ने सच बोल ही दिया था। क्या क्या कहा तुमने? तुम जानती हो उसके बारे में, और कब पता चला तुम्हें उसके बारे में? निखिल लगभग चौंक पड़ा था। मतलब तुम किरण सब कुछ जानती हो? करीब 6 महीने पहले जब एक रात तुम शहर से बाहर गए थे, तब मैं रिम्मी के साथ घर में अकेली थी और इस पूरी रात इस घर से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आती रही। मैं पहले बहुत डरी हुई थी, लेकिन बाद में मैंने जब ढूंढा तो इस घर में मुझे एक बेसमेंट मिला और वहां तुम्हारा भाई बेहोश पड़ा था। तब मुझे पता चला कि वो एक मानव भेड़िया है जो रात होते ही भेड़िए में बदल जाता है और सुबह इंसानी रूप में। किरण ने सारी सच्चाई निखिल के सामने रख दी थी। तो क्या तुम इसलिए मुझे छोड़कर चली गई थी? निखिल ने कहा। हाँ, क्योंकि उस वक्त मुझे केवल रिम्मी की सुरक्षा करनी थी, लेकिन इस बार मुझे इस शहर के लोगों को भी बचाना है, किरण ने कहा और वह अपने काम में लग गई। उसी रात किरण ने रिम्मी को उसी शहर में रहने वाली अपनी एक सहेली के यहाँ छोड़ दिया था, क्योंकि वह रात पूर्णिमा की थी और इस रात पूरे चांद की रोशनी में मानव भेड़िए बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। किरण ने ये पूरी 6 महीने मानव भेड़िए के बारे में पता करने में ही बिता दिए थे और इस बार ये सोचकर आई थी कि वह उस राक्षस को खत्म करके ही जाएगी। किरण ने अपने पास चांदी का खंजर छुपा लिया था और वह निखिल के भाई के भेड़िए बनने का इंतजार करने लगी, जिससे वो उसे उस वक्त मारे
जब वो पूरे अपने भेड़िए रूप में हो। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया और बाहर छुपकर उसका इंतजार करने लगी। निखिल उस वक्त घर पर नहीं था। 2 घंटे हो चुके थे। अब चांद अपने पूरे रूप में था, लेकिन ये क्या, वह अभी तक बाहर नहीं आया था। जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आया तो किरण बेसमेंट में गई तो उसने देखा वो तो बेहोश पड़ा है, लेकिन उसके घर के बाहर से किसी के कुर्राने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। किरण जब दौड़कर बाहर आई तो उसने देखा निखिल अपने आधे इंसानी और आधे भेड़िए रूप में था और वह जोर जोर से गुर्रा रहा था। उसके शरीर से रोए निकल रहे थे और हाथ पांव पंजे में बदल रहे थे और आंखें तो जैसे दहकती अंगारों सी लग रही थी। उसके मुंह में कुछ था, किसी का सर जिसे वह खा रहा था। वह आज फिर से किसी का शिकार करके आया था। उसके पूरे शरीर में खून लगा था और आंखों में जैसे शैतानी चमक थी। किरण ये देखकर बिल्कुल जड़ हो गई और फिर बोली, तुम भेड़िया निखिल? तब तक निखिल अपने पूरा भेड़िए रूप में बदल चुका था और वह तेजी से गुर्राहट के साथ किरण की तरफ बढ़ने लगा। किरण पीछे हटने लगी। तभी उस भेड़िए ने किरण के गर्दन पर अपना पंजा मारा। इससे वह नीचे जमीन में गिर गई। उस भेड़िए ने जैसे ही अपने पंजे से मारना चाहा, तभी पीछे से किसी ने उस पर चांदी की तलवार घुसेड़ दी। वो भेड़िया तेज गुर्राहट के साथ उसकी तरफ लपका, लेकिन फिर वहीं गिरकर ढेर हो गया। ये पवन था। अच्छा हुआ भाभी जो आपने मुझे बुला लिया, वरना ये भेड़िया आपकी जान भी ले लेता, पवन ने कहा। हाँ धन्यवाद भैया, किरण ने कहा। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है भाभी, ये तो हमारा काम था। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि निखिल सर एक भेड़िया है, पवन ने कहा और फिर वो उसे मरे हुए भेड़िए को देखने लगा। ये निखिल नहीं है, किरण ने सपाट लहजे में कहा। मतलब? ये सुनकर पवन लगभग चौंक गया था। मतलब अभी तक हमारे साथ जो था वह निखिल नहीं, उसका जुड़वा भाई अक्षत था। निखिल अंदर तहखाने में है, किरण ने कहा। आपको कैसे मालूम? पवन ने सवाल किया। तकरीबन 2 घंटे पहले किरण जब बेसमेंट में गई तो वहां उसे निखिल एक किनारे बैठा दिखाई दिया। वह बड़ी हिम्मत करके अंदर गई तो निखिल एक नजर में उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, किन्नू किन्नू। ये नाम सुनकर किरण कुछ पल के लिए शौक रह गई, क्योंकि ये नाम निखिल उसको प्यार से ही बुलाता था और निखिल के अलावा उसका और कोई नाम नहीं जानता था। फिर वह जब उसके पास आई तो उसे देखकर पहचान गई कि यही असली निखिल है और तब निखिल ने पूरी सच्चाई बताई कि वो पिछले 6 महीने से यहाँ कैद है। किरण की ये बात सुनकर दोनों अंदर गए, जहाँ निखिल एक कोने में सिकुड़ा बैठा था। वह दोनों उसे सहारा देकर बाहर लाए और उसे बैठाया। तभी पवन ने कहा, अब इसका क्या किया जाए? उसका इशारा अक्षत की तरफ था। इसे हमें अभी जलाना होगा, तुम लकड़ियों का इंतजाम करो, किरण ने कहा। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने अक्षत को जला दिया और अब मानव भेड़िया हमेशा के लिए मर चुका था। शहर में वारदातें भी अब खत्म हो गई थी। कुछ दिनों बाद निखिल भी पूरी तरह सही हो गया और उसने अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन कर ली।